नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे राज्य के या शासन के सिस्टम के बारे में जो हमेशा से एक तरीके से कहा जाए न्यूज में ही रहता है, या कहा जाता है कि एक आदर्श शासन व्यवस्था जो होती है राज्य की, जो राज्य करने का तरीका होता है। एक राज्य हो गया मान लीजिए, तो उसमें जो राजा होता है उसका जो राज करने का जो तरीका होता है उसी के बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो आदर्शवाद तरीका माना जाता है वो माना जाता है राम राज्य का। आप कई बार सुने होंगे कि राम राज्य आ गया, या उन्होंने इतना अच्छा काम किया। किसी नेता के या किसी मंत्री के या किसी राजा के बारे में कहा जाता है कि उनके शासन व्यवस्था को आप राम राज्य की तरह मान सकते हैं। तो आज हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा टॉपिक है। इसमें हम लोग कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि क्या आज के समय भी जो वर्तमान समय चल रहा है, जिसमें आप लोकतंत्र देखते हैं, आप एक नाम सुनेंगे गणतंत्र का, इनसे या इन दोनों जो शासन के तरीके हैं, क्या इस टाइम भी राम राज्य उनसे बेहतर है? इसके बारे में हम थोड़ी सी तुलना करेंगे और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सिस्टम के बारे में, जिसमें एक है लोकतंत्र, एक है गणतंत्र, एक है राजतंत्र, और एक हम लिख सकते हैं तानाशाही। सिविक्स में जाएंगे तो जो सिविक्स होता है उसमें और भी कुछ होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे कि कुछ सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने अपने अपने सिस्टम दिए थे, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इन दोनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, और ये हम सिर्फ समझने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको हम समझ लेते हैं। तानाशाही, जो तानाशाही होता है, इसका सिंपल से मतलब आप इतना निकालिएगा कि जो तानाशाही व्यवस्था होती है, इसमें जो तानाशाह होता है, ये कोई भी आम लोग, कोई आम आदमी, जैसे मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैं आम आदमी हूं, मैं गया आर्मी में मैंने काम अच्छा किया, उसके बाद में मुझे थोड़ा सा प्रमोशन मिला। उसके बाद जब प्रमोशन मिला, मेरे अंदर में कुछ लोग काम करने लगे, फिर मैंने और कुछ अच्छे काम किए। उसके बाद में लगातार जब मेरा प्रमोशन होते चला गया और मैं सैन्य प्रमुख बन गया, एक तरीके से मान लीजिए सैन्य प्रमुख बन गया। सैन्य प्रमुख बनने के बाद में अगर मैंने वहां पे तख्ता पलट कर दिया, मैंने तख्ता पलट कर दिया वहां पे, तो उसके बाद में जब पूरी शासन व्यवस्था है उसको मैंने अपने हाथ में ले लिया, और पूरी शासन व्यवस्था को मैं अपने तरीके से चलाने लगूंगा, वहां पर किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। तो ये हो जाएगा तानाशाही। अब इसको आप इस एक तरीके से और समझिए कि मेरा कोई संगठन हो एक, और वो संगठन हथियार भी चलाता हो, और ग्रुप बड़ा हो थोड़ा सा, और लड़ाई झगड़ा भी करता हो, सब ये जितने भी काम हो सके वो सब करता हो। तो क्या होगा, अगर मुझे कभी मौका मिला सरकार से लड़ने का, और मेरे पास में सत्ता के कई रूप या सत्ता में काम करने वाले लोगों से जो नाराजगी है, उनके साथ के जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ते चले गए, तो हम लोग देखेंगे कि एक समय आएगा जब मेरे पास में भीड़ ज्यादा हो जाएगी और मैं उसका फायदा उठा के गद्दी पे बैठ जाऊंगा और शासन व्यवस्था संभालने लगूंगा। उसके बाद में धीरे धीरे मैं वहां की पूरी व्यवस्था कंट्रोल करूंगा, और जो लोग भी मेरे साथ के हैं या जो लोग भी मेरे साथ ऐसे हैं जो इस पे अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं, उनको हटाऊंगा और पूरा सिस्टम संभाल लूंगा। अब इसको आप एक तरीके से और समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए तानाशाही है, तो एक ग्रुप है, कोई ग्रुप में 5 लोग हैं। अगर इसमें से जैसे मान लीजिए सबसे प्रमुख मैं हूं, या ए, मान लीजिए कोई ए है जो सबसे प्रमुख है, ये जो इनके साथ के भी 3-4 लोग हैं, इनकी भी बात ना सुने, इन लोगों की भी बात ना सुने और सिर्फ अपने मन की बात माने, उनका मन हुआ जो करने का वही करे, तो इसको कहा जाएगा तानाशाही। यही व्यवस्था जो होती है इसको तानाशाही कहा जाता है, कि मतलब कोई एक आदमी है वो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों की बात भी ना सुने और सिर्फ अपनी बात माने, तो ये व्यवस्था हो गई तानाशाही। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी व्यवस्था की, जिसको कहा जाता है राजतंत्र। ये इन दोनों में ज्यादा कोई
एक तरीके से कह सकते हैं बहुत अंतर नहीं है, कुछ ही अंतर है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक राजा हो गया, तो हम देखते हैं राजा के पास कई मंत्री होते हैं। तानाशाह में क्या होता है, तानाशाह में कोई जमीन से उठ के गया और वो राजा बना या उस देश का प्रमुख बन गया। और इसमें क्या होता है, राजतंत्र में या राजशाही में, राजतंत्र में क्या होता है, इसमें ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत, वंशानुगत का मतलब आप सिर्फ इससे समझ सकते हैं कि मेरे दादा राजा हूं, पिताजी भी राजा बने, मैं राजा बनूं, और उसके बाद में मेरे जो संतान हो वो भी राजा बने। तो इसको पूरी व्यवस्था को कहा जाएगा वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब होता है कि जो पीढ़ियों से लगातार चलता चला आ रहा हो, उसको कहा जाएगा वंशानुगत। फिर हम देखेंगे, अब इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा राजतंत्र के बारे में। तो राजतंत्र में राजा होंगे और उनके मंत्री होंगे। तो जो राजा और मंत्री होंगे, तो राजा इनकी बात या इनकी सलाह सुनता है, माने या ना माने वो अलग की बात है, लेकिन राजा जो है वो अपने मंत्री की सलाह सुनता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण अगर हम अपने इतिहास में देखेंगे तो एक तो है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि अकबर बीरबल, इनके बारे में खूब सुना होगा कि राजा अकबर थे और बीरबल उनके मंत्री थे, और ये लगभग उनकी पूरी बात सुनते थे। भले अकबर जो थे वो राजा थे, वंशानुगत राजा बनाए गए थे, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि बीरबल की बात वो पूरा सुनते थे। उसके बाद में जो दूसरे हम देखते हैं, एक बहुत ही प्राचीन भारत में कौटिल्य या चाणक्य कहा जाता है। तो कौटिल्य चाणक्य जो होते हैं वो भी जो थे वो भी प्रधानमंत्री थे मौर्य काल में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये माना जाता है कि ये भी बहुत प्रभावशाली इंसान थे। तो ये कह सकते हैं आप कि जो तानाशाह होगा उसमें अगर कोई उनका आसपास का या उनका खास कोई है तो उसकी भी सलाह उनका नहीं मन हुआ तो सुनेंगे भी नहीं, मानने की बात ही छोड़िए, अगर उनका नहीं मन हुआ तो सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर राजा होता है तो अपने सिस्टम चलाने के लिए मंत्री बनाता है, हर विभाग का मंत्री, जैसे आज भी है अपने यहाँ देखेंगे कि कोई वित्त मंत्रालय है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई गृह मंत्री है, तो इस तरीके से होता है। तो वो भी एक तरीके से वही है कि अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है तो उसमें कुछ लोग हैं वो आके आपको सलाह देंगे और आप उसी तरीके से काम करेंगे। ये राजतंत्र हो गया। अब इसको हम एकदम शॉर्टकट तरीके से आप समझेंगे तो दो बात समझेंगे, हो सकता है तानाशाह और राजतंत्र समझ में आ जाए। अगर हम लिखे तानाशाह और दूसरा लिखें राजतंत्र, तो आप अब इसको ऐसे समझिएगा कि जो राजतंत्र होता है इसमें जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है। इसमें कोई भी बन सकता है, अगर कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति है तो वो बाद में तानाशाह बन सकता है। इसमें देखेंगे कि मंत्री की सलाह मानी जाती है, मानी जाए या ना मानी जाए सुनी जाती है, मंत्री की सलाह सुनी जाती है। और इसमें क्या होता है, अगर तानाशाह जो है उसका मन नहीं है तो वो सलाह सुनेगा भी नहीं। इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट होते हैं अपने अपने तरीके से काम करते हैं और अंतिम निर्णय जो होता है वो राजा का ही होता है, लेकिन और लोग भी इसमें काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति जो तानाशाह है वही काम करता है। तो इतनी बात हो सकता है मैंने किसी भी तरीके से आपको समझाने में आपको समझा पाया हूं। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, एक लिखते हैं लोकतंत्र, एक लिखते हैं गणतंत्र, और एक लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं राम राज्य, क्योंकि हमको तीनों को समझना है तो हम तीनों एक साथ अच्छे से समझते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की। हम लोग ज़्यादा फैक्ट पर नहीं जाएंगे, एकदम फैक्ट पे जाके बात करें कि लोकतंत्र में कब आया था, कि 1250 में क्या हुआ था, या मैग्ना कार्टा कहाँ से आया था, कहाँ से फंडामेंटल राइट्स बना, या कौन सी पुस्तक के बाद एबी डाइसी क्या लिखे थे, ये सब बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल सी बात ऐसी करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएं और अपनी चीजें क्लियर कर पाएं। अब समझते हैं।
तो लोकतंत्र का जो जन्म हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन में। लोकतंत्र में क्या क्या है, इसमें कहा जाता है कि जनता जो है, इसमें जनता की भूमिका होती है। अब जनता की भूमिका कैसी होगी कि इसमें चुनाव होता है, इसमें चुनाव होता है, चुनाव होगा देश के उस राष्ट्र के जो हैं प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, या प्रधानमंत्री ही कहेंगे अभी ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से। तो उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और वो चुन के आगे का काम देखेंगे। अब इसमें एक चीज और होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटेन होता है, इसमें पूरा जो शासन व्यवस्था है सभी लोगों का चुनाव नहीं होता है। जैसे चुनाव तो होगा, जनता की भूमिका होगी, चुनाव होगा, लेकिन सभी लोगों का चुनाव नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि सभी लोगों का चुनाव नहीं होगा? तो ब्रिटेन में आप देखेंगे आज भी राजतंत्रीय व्यवस्था है, राजतंत्रीय लोकतंत्र कह सकते हैं, या राजतंत्रीय लोकतंत्र। राजतंत्रीय लोकतंत्र का क्या मतलब है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो चुना नहीं जाएगा, वो वंशानुगत ही रहेगा। अब वंशानुगत कैसे रहेगा ये भी समझने वाली बात है। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने नाम सुना होगा हेनरी प्रथम, जेम्स प्रथम, इनका नाम सुना होगा, या एक नाम तो सभी ने सुना होगा एलिजाबेथ, इनका नहीं सुना होगा तो कम से कम विक्टोरिया। तो ये जो लोग हैं ये एक ही पीढ़ी से चलते चले आए हैं। ऐसे करके अगर मान लीजिए बनाया जाए तो ये लोग एक ही पीढ़ी से आगे बढ़ते चले आए हैं। तो इसमें सभी लोगों का चुनाव नहीं होता है। मतलब क्या होगा, एक होगा राजा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, और जितने भी लोग होंगे बाकी सभी लोगों का चुनाव होगा। बाकी सबका चुनाव होगा। चुनाव किसका नहीं होगा? सिर्फ राजा का। मतलब जो वहां के जो हेड ऑफ स्टेट होंगे उनका चुनाव नहीं होगा, और बाकी जितने भी लोग होंगे इनका चुनाव होगा। अब देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक है रॉयल पैलेस। अब रॉयल पैलेस का मतलब ये हुआ कि जैसे राजभवन टाइप में जो राजा का अपना महल होता है उसी तरीके से एक है रॉयल पैलेस। इसमें होती है क्वीन, या होते हैं किंग, या होते हैं प्रिंस, ये होते हैं इसमें। ये लोग, इनका चुनाव नहीं होता है, ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, और सारा जो चुनाव होता है वो होता है बाकी लोगों का। जैसे पीएम हो गए, अगर वहां पर व्यवस्था ऐसी है संघात्मक या एकात्मक तो उस तरीके से वहां पे सीएम हो गए, वहां पे संसद या सांसद हो गए, वहां पे जो विधायक हैं वो हो गए इनका, और वहां पे जितने भी लोग होंगे मेयर हो गए। और अगर वहां पे व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है तो जैसे अपने यहाँ प्रधान होते हैं या जिला पंचायत होते हैं, उनका सबका चुनाव होगा। लेकिन चुनाव किसका नहीं होगा? सिर्फ मान लीजिए जो क्वीन, किंग या प्रिंस हैं इनका चुनाव नहीं होता है, बाकी सबका चुनाव होता है। तो अब हम लोग इतना समझ पाए कि जो लोकतंत्र होता है इसमें ये सबसे पहले ये देन है ब्रिटेन की, मतलब सबसे पहली बार ब्रिटेन में आया था ये। और यहाँ पर जो चुनाव है वो राजा का नहीं होगा, बाकी सबका होगा। अब यहीं पे बात आके फंस गई कि जब लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता शासन बता रही कि मेरे ऊपर कौन शासन करेगा, तब ये कैसे है कि राजा का चुनाव नहीं होगा? इतनी बड़ी कैसे उनकी हिम्मत हो गई कि ये व्यवस्था ऐसे ही चलेगी? तो इसमें जब ये कमी देखी गई कि राजा का चुनाव नहीं होगा, तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ये वंशानुगत हो गया, और वंशानुगत हो गया तो कहीं ना कहीं वही भाषा हो गई ना जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो इसको दूर करने के लिए, इस शब्द को ही खत्म करने के लिए, ये शब्द दूर करने के लिए एक और व्यवस्था लाई गई।
जिसको कहा गया गणतंत्र। तो जो यहाँ पे गणतंत्र है, अच्छा ये भी देखेंगे, इसका मतलब होता है आप समझिए डेमोक्रेसी, और इसका मतलब होता है रिपब्लिक। अब इसका भी मतलब देख लेते हैं रिपब्लिक का क्या हुआ। तो ये देन है अमेरिका की और ये देन है ब्रिटेन की। अच्छा, ब्रिटेन का नाम आते ही सबसे इंग्लैंड ही मन में नहीं आएगा, उसमें और भी देश हैं, इंग्लैंड हैं, वेल्स हैं, आयरलैंड है, ये सब देश हैं, उनको मिलके बनाए हैं। तो हम इस पे बात करते हैं पहले गणतंत्र। अब इसमें क्या हुआ, गणतंत्र व्यवस्था जब बनाई गई तो यही बात कही गई कि इसमें जो चुनाव है वो सबका होगा। सबका चुनाव होने से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि सिर्फ चुनाव, जो राजा का चुनाव नहीं होगा, इसमें राजा भी चुना जाएगा। अब राजा शब्द ही बड़े दिन से लोग सुनते आ रहे थे, इससे नफरत हो गई, तो उसको चेंज करके वहां पे किया गया राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा। और इसमें क्या होता है, जैसे हो जाता है ना कि 4-5 हजार साल से एक ही शब्द सुनते आ रहे हैं, राजा, किंग, तो कभी ना कभी तो इससे नफरत होगी ना। तो ये शब्द ही हटाने के लिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्र प्रमुख। ज्यादा दिन सुनते सुनते ऊबन हो गई, लोग परेशान हो गए कि राजा ने कर बढ़ा दिया, कर कम कर दिया। तो इसी को देखते हुए जब अमेरिका ने पूरी तरीके से लोकतंत्र को अपनाया और वहां पर व्यवस्था बनाई कि कैसे शासन होगा, तो उन्होंने चुना गणतंत्र। अब इसमें क्या होता है कि जो चुनाव होगा वो सबका चुनाव होगा और जो चुनेंगे वो सभी मिलके चुनेंगे। तो इसमें वंशानुगत जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वंशानुगत कोई नहीं होगा, सबका चुनाव होगा। और इसमें एक चीज किया गया था कि संविधान बनाया गया था और संविधान से शक्ति दी गई थी। अब हम देखते हैं तो इसमें कौन प्रमुख माना जाता है। जब यूएसए मॉडल में देखते हैं तो इसमें प्रमुख माना जाता है राष्ट्र प्रमुख, ज्यादातर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को ही राष्ट्र प्रमुख मानते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों में हम इतना समझ पाए कि जो इसमें चुनाव है वो राजा का नहीं होता था, जो प्रिंस होते हैं या किंग होते हैं वहां पे उनका चुनाव नहीं होगा, बाकी सबका चुनाव होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें सबका चुनाव होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, सबका चुनाव होगा। अब हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि भारत है तो भारत अपने हिसाब से तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। भारत ने, जिसमें अंबेडकर जी और उनके साथ के साथ 8 लोगों ने मिलकर जो अच्छे से संविधान बनाया और उसके ऊपर जो डिबेट हुई, बहस हुई, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी निकाली गई। तो एक हुआ लोकतंत्र, एक हुआ गणतंत्र। भारत वालों ने क्या किया, इन दोनों का मिश्रण लिया और सबसे पहले रखा, सबसे ऊपर रखा संविधान को। तो हमारे यहाँ वास्तविक शासनकर्ता कौन है, संविधान। संविधान बताता है सबको कि क्या करो, सबको आदेश या शक्ति देता है। संविधान सबको शक्ति देता है। अब संविधान ने पहले तो इसको बांटा, इसको हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक गणतंत्र। हम देखेंगे गणतंत्र में अमेरिका में जो है वहां पे न्यायपालिका ज्यादा हावी है, और यहां पर देखेंगे लोकतंत्र में यहाँ पे विधायिका ज्यादा हावी है। समझने वाली तो ये भी बात है कि विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो न्यायालय का काम होता है, कोर्ट जो होता है, वो होता है न्यायपालिका। अब विधायिका का मतलब ये समझ लीजिए जैसे अपने यहाँ संसद भवन, अब इसमें 2 सदन हो गए, राज्यसभा और लोकसभा। तो इनको हम लोग कह देंगे कि यह है विधायिका और ये हो गई न्यायपालिका। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अपने यहाँ लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया गया तो हम लोगों ने क्या किया, संविधान को सबसे ऊपर रखा, फिर हमने बांटना चालू किया। 3 तरीके से पूरे सिस्टम को बांटा, विधायिका, कार्यपालिका और एक बांटा न्यायपालिका। विधायिका का काम वही कानून बनाना, जिसमें आते हैं कौन, सांसद, विधायक। अगर वो केंद्र में है तो सांसद कहे जाएंगे, राज्य में है तो विधायक कहे जाएंगे। फिर आता है कार्यपालिका,
कार्यपालिका में कौन कौन होगा? जो प्रेसिडेंट होंगे या राष्ट्रपति होंगे, मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं वो होते हैं इसमें, और आईएएस, पीसीएस या जो अन्य अधिकारी होते हैं, पुलिस, ये लोग इसी में आते हैं। जो कानून को लागू करवाते हैं, जिससे कोई कानून बना तो उसको लागू जो करवाया जाता है वो काम कौन करते हैं? कार्यपालिका। फिर आती है न्यायपालिका। अपने यहाँ व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कानून बनाएगी और बना के इनको आदेश देगी कि आप इसको पूरा लागू कराइए, पूरे सिस्टम को चालू कराइए। आप जैसे मान लीजिए मैंने कानून बनाया कि रात में 2 बजे के बाद घर से निकलना मना, या सबसे अच्छा उदाहरण यूपी में एंटी रोमियो बनवाया गया था। वैसे ये कई कानूनों का, भारत में संविधान में वर्णित कई चीजों का ये मिसयूज हुआ था इसमें, लेकिन फिर भी देखिए जैसे एंटी रोमियो बनवाया गया, ये यूपी में बना और किसी राज्य में नहीं बना था। तो हमने देखा कि जो एंटी रोमियो है, इसमें बना दिया विधायिका ने, विधायिका मतलब योगी जी ने, योगी जी और उनके साथ के लोगों ने। लागू किसने कराया? पुलिस ने। पुलिस डंडा लेके पहुंच जाती थी हर जगह। कोई पार्क में बैठा है बात कर रहा है, कोई कहीं आ रहा है जा रहा है। अच्छा, हम जिस सदी में जी रहे हैं इसमें हम बात करते हैं कि 21वीं सदी में। अब एंटी रोमियो के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। हम बात करते हैं महिला पुरुष समान है, कि हम लोग बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और हम लोग बात करते हैं कि महिला पुरुष समान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला पुरुष सब समान है, सबको एक साथ लेकर चलो, और बना देते हैं क्या? एंटी रोमियो। इससे क्या होगा? जब महिला पुरुष साथ में बैठेंगे ही नहीं तो जो समाज में 100 साल से या मान लीजिए 2000 साल से ऊपर है या 5000 साल से जो आगे चल रहा है पुरुष, उनकी बराबरी महिलाएं कैसे कर पाएंगी? जब दोनों लोग साथ में बैठोगे, महिला पुरुष है मान लीजिए, वो यहाँ पे अगर जानकारी के मामले में वो महिला यहाँ पे है, तो जब तक ये दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक जानकारी का आदान प्रदान कैसे होगा? लेकिन नहीं, एंटी रोमियो बना दिया गया। तो उसको लागू किसने कराया? पुलिस ने, यूपी पुलिस ने। तो ये क्या हो गया कि जो विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों आपस में जुड़ी है। न्यायपालिका अपने यहाँ सबसे अलग है। इनका काम क्या है? न्याय दिलाना। अगर इन दोनों से कोई चीज गलत हुई है, या आप लोगों को किसी भी गलत चीज की वजह से इन्होंने अरेस्ट कर लिया या पकड़ लिया है, तो उसको छुड़वाने का और न्याय दिलाने का काम किसका है? न्यायपालिका का। और ये भी देखने का काम ये है कि कहीं ऐसा कोई कानून तो नहीं बना रहे हैं जिसकी वजह से कोई आम आदमी फंस जा रहा है। जैसे मान लीजिए भी कोई कानून बनाया गया हो जिसमें आम जनता को नुकसान हो रहा हो और वो लगातार नुकसान सह रहे हों, तो ये कहा जाएगा कि उसको न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के मामले में आके और उसको रद्द कर देगी। अब हम लोग समझते हैं इसमें कि भारत में और क्या क्या है। तो देखिए, भारत में जो चुनाव होता है वो सबका होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसको माना जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो गया राष्ट्र प्रमुख। हम दूसरी तरफ देखेंगे कि इसमें जो चुनाव होगा वो राष्ट्रपति का भी होता है, प्रधानमंत्री का भी होता है। इसमें हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं व्यवस्था बना के चुनाव जो होता है वो कोर्ट में भी सबका होता है। चूंकि इनको अलग रखा जाता है इसलिए इनके बारे में बात नहीं की जाती है, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जो भी होगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि केंद्र, राज्य और पंचायत, इन सबका चुनाव होता है। और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्र का प्रमुख होगा। इसको अगर हम लोग इतना समझ पाए हों तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि भारत ने संविधान को सबसे ऊपर रखा, उसके बाद में राष्ट्र प्रमुख को रखा, और उसके बाद में हमने पूरी शासन व्यवस्था में पीएम, सीएम, डीएम, जिसको भी आप कह सकते हैं, सबको रखा साथ में। तो दो व्यवस्था हो गई। एक हो गई लोकतंत्र जिसमें राजा चुना जाता और राजा वंशानुगत रहता है, इसमें सभी चुने जाते हैं, लेकिन जो सत्ता होती है ज्यादा वो न्यायालय के पास में थी। और दूसरी बात ये होता है कि इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो जवाबदेही होती है वो उनकी संसद के प्रति नहीं होती है। और यहाँ पर जो
पावर होता है वो सांसद या संसद में होता है, और वो यहाँ पर न्यायालय उतना प्रभावशाली नहीं है। भारत ने इन दोनों का मिश्रण तैयार किया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें चुनाव सबका हो, सभी साथ में चले और कोई एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो पाए, इसलिए न्यायपालिका और विधायिका दोनों को अपने अपने अधिकार दिए गए। इतना हो सकता है कि मैं समझा पाया हूं आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं राम राज्य के बारे में, जो हम लोगों का समझने का टॉपिक था। अभी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी फिर से गणतंत्र और लोकतंत्र के बारे में, वो तो हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए समझा दिया ताकि आपको जब आगे इसकी जरूरत पड़े तो मैं आपको इसके बारे में सही से बता पाऊं। अब हम लोग देखते हैं राम राज्य। राम राज्य को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका मतलब क्या है। तो राज्य करने का तरीका या विधि, इसको एक ये तरीका है जिसको राम राज्य कहते हैं। चूंकि माना जाता है कि राम ने अपने समय में बेहतर तरीके से राज्य किया था, इसीलिए माना जाता है कि राम राज्य बेहतर माना जाता है, कि इसमें कोई भी लोग दुखी नहीं थे, परेशान नहीं थे, जनता खुश थी, सभी लोग खुश थे। तो इसीलिए माना जाता है कि राम राज्य सबसे बेहतर है। लेकिन कुछ कमियां हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को समझना है कि आज के दिन में या आज के समय में बेहतर कौन सी चीज है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राम राज्य के अच्छाई के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता खुश है, टैक्स कम लिया जा रहा है। हम और देखें थोड़ा सा तो हम पाएंगे कि आम लोगों की बात सुनी जा रही है। हम देखेंगे कि राम भाई और परिवार के लिए कितने आदर्शवादी हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चला रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कमियां। उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं राम राज्य के इतिहास के बारे में। इसको हम लोग राम राज्य की अच्छाई के बारे में समझ लिए हैं, हम राम राज्य के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म या ब्रह्मा के पुत्र हुए वैवस्वत मनु या मनु फर्स्ट कह सकते हैं आप। 14 मनु हुए हैं, 14 मनु थे, तो उसमें जो प्रथम मनु है वैवस्वत मनु, इनके जो पुत्र हैं या इनके जो उत्तरदायी थे इक्ष्वाक ने राम राज्य की नींव डाली थी। यह कहा जाए कि अयोध्या है, इसकी नींव डाली थी। तो अयोध्या की नींव किसने डाली थी? राजा इक्ष्वाक ने सबसे पहले। फिर इसमें बड़े बड़े राजा हुए। राम से पहले लगभग 63 राजा हुए थे, 63वें राजा राम थे, और इनके बाद भी आगे बढ़ती गई। लेकिन हम लोग देखते हैं कि राम के पहले कुछ राजा जिनके बारे में पढ़ा जाता है, कहा जाता है, तो एक हैं मानधाता, एक हैं हरिश्चंद्र, एक हैं हम देखते हैं भागीरथ, दशरथ। अगर आप लोगों ने नाम सुना है रघुकुल, तो ये सब जो बड़े राजा थे या और भी हैं, राजा पृथु आप लिख सकते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी नाम पड़ा था। राजा सगर, जिनकी वजह से सागर नाम पड़ा था। ये जो लोग हैं ये राम के ही पहले से, राम से जो पहले के वंश हैं उसी में। तो राम के जो पहले के वंशज हैं, उनसे पहले जो आए थे उसमें मानधाता हैं, आप हरिश्चंद्र को कह सकते हैं, आप पृथु को कह सकते हैं, आप सगर को कह सकते हैं, आप हरिश्चंद्र को कह सकते हैं, आप भागीरथ को कह सकते हैं। तो ये जो लोग थे ये कुछ अयोध्या के इतिहास के जो पहले राम के पहले थे। दशरथ हुए, आप
रघुकुल को कह सकते हैं, रघुकुल के बारे में कहा भी जाता है, रघुकुल जी सदा चली आई, वो भी है इसी में। हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है इनकी सच्चाई या इनके सत्य, जो एक तरीके से कहा जाए कि ये सत्य के जो पुजारी थे उनके बारे में कहा जाता है। भागीरथ को गंगा को जमीन पे लाने के लिए याद किया जाता है। दशरथ चूंकि इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इन्होंने असुरों का विनाश करने में इंद्र की मदद की थी और राम के पिता थे। रघुकुल क्योंकि इनकी अच्छाइयाँ जो थी सूर्यवंश में ज्यादा थी और ये अपने वचन पे टिके रहते थे, इसलिए इनको कहा जाता है। पृथु जो थे, पृथु की वजह से पृथ्वी नाम पड़ा है, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। सागर की वजह से सागर नाम पड़ा है, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। तो हम इतना समझ पाए कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं, मनु के जो पुत्र थे इक्ष्वाक, उन्होंने अयोध्या की नींव डाली थी। ये अयोध्या में जो राजवंश है उसकी नींव डाली थी। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फिर जब राम राज्य आया यहाँ पे, या राम को जो शासन मिला, तो राम के शासन में पूरा जो अयोध्या का जो प्रशासन था वो बड़ा खुश था, सब आगे अच्छे से बढ़ रहे थे सब लोग। लेकिन इसमें कमियां भी हैं, कुछ कमियां आज के समय को देखते हुए हैं। पहले के समय को देखते हुए कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर हम लोग आज देखेंगे तो आज हमको कुछ कमी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग जी रहे हैं गणतंत्र में, गणतंत्र या लोकतंत्र में। हम लोग देखते हैं कि चुनाव उसका होना चाहिए जो योग्य हो, योग्य व्यक्ति का चुनाव किसका हो, योग्य व्यक्ति का। लेकिन राम राज्य में क्या था, या राम राज्य ना कह के हम कहें कि जो उस टाइम की व्यवस्था थी उसमें क्या था कि जो शासन व्यवस्था थी वो वंशानुगत थी। अगर कोई वंशानुगत शासन व्यवस्था है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें जितने भी शासन करने वाले होंगे वो सब ईमानदार या अच्छे ही होंगे। हम लोग इतने में सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था के बारे में 63 लोग राम से पहले हुए थे, हम कह सकते हैं कि उसमें सबसे बेहतर शासन राम ने किया था, इसलिए इनके ऊपर राम राज्य कहा गया। तो हम ये कैसे कह दें या ये कैसे मान ले कि इसमें जो भी लोग शासन करने वाले होंगे वो सभी योग्य होंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि चुनाव नहीं होता था इसमें। और चुनाव न होने का एक सबसे बड़ा कारण, ये चुनाव नहीं होगा तो हम मान सकते हैं जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो यही होगा कि राम जो है, राम जैसा अगर व्यक्ति सत्ता में नहीं आया तो पूरी प्रजा परेशान हो सकती है, पूरी प्रजा को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। अगर राम जैसा व्यक्ति सत्ता में आ गया तो ये पक्की बात है कि पूरी शासन व्यवस्था खुश रहेगी और लोग हंसी खुशी से जीवन यापन करेंगे। एक जो मुझे कमी लगती है या मुझे समझ में आता है कि कमी है, ठीक है, उन बारे में जब भी ये कहा जाएगा कि हाँ उन्होंने जो अपना काम किया था वो किसी न किसी वजह से किया था, लीला किए थे, अपनी व्यवस्था किए थे। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं शासन व्यवस्था के बारे में कि राम राज्य आज कितना प्रासंगिक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम बात करें एक तो सभी ने सुना होगा सीता वनवास, इसके बारे में हम लोग सभी ने सुना है। सीता जी को वनवास जाना पड़ा था, क्यों? क्योंकि जो उनकी प्रजा थी उन्होंने ये कहा कि माँ सीता जो है वो रावण के यहाँ रहकर आई है। रावण के यहाँ रह के आने का मतलब हुआ कि माँ सीता जो है वो अब अछूत या पवित्र नहीं है। पवित्र नहीं है, तो इसके बारे में बात हुई। अगर हम ये कहें कि पवित्र नहीं है या अछूत हैं और उसके वजह से भगवान राम ने इनको अपने घर से या महल से बाहर जंगल या वन में भेज दिया, इसको हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये कि
सीता या स्त्री जो है, स्त्री को मजबूत दिखाने के लिए, स्त्री हैं उनको अगर हम ये दिखाएं कि वो मजबूत होती हैं, अपने आप से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, तब तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ चलो ये सही है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जैसे आज का सिस्टम है कि अब इसको हम ये ऐसे समझ लेते हैं कि ये तो एक अपना हो गया कि सीता माँ इंडिपेंडेंट होके अपने लाइफ को जी सकती हैं, ये स्त्रियों के पास इतना अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने आरोप लगाया और वो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ और उसके बाद माँ सीता को वनवास भेज दिया गया या जंगल भेज दिया गया, तो हम लोग देखेंगे इसमें एक कमी कि इसमें आधे लोग जो प्रजा थे उनको तो न्याय मिल गया, लेकिन जो राजा के खास लोग जैसे माँ सीता हो गई, इनको अब ये किसके पास जाएंगी अपील करने कि मुझे न्याय चाहिए। जैसे प्रजा तो राजा के पास चली गई अपील करने कि मुझे न्याय चाहिए, लेकिन सीता माँ जो कि सबसे खास थी राजा के या राम के, वो कहाँ जाएंगी ये कहने कि मुझे न्याय चाहिए। तो ये कहा जाता है कि राम राज्य जैसी व्यवस्था अगर आज लागू हो जाए तो जो राजा होगा, राजा के जो सबसे खास लोग होंगे, वही जो ओरिजिनल शासन व्यवस्था है या जो न्याय तंत्र है उससे वंचित रह जाएंगे। अगर इसको देखेंगे तो हम ये समझ पाएंगे, अगर आज जैसी व्यवस्था होती, जैसे मान लीजिए आज है कोर्ट, किसी ने महिला को छोड़ा तो वो चली गई कोर्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आज हम राम राज्य की कल्पना करें और राम राज्य की कल्पना पूर्णतः कर लें, पूर्णतः का मतलब ये है कि जैसे उस टाइम पे था, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें न्यायपालिका जो है वो राजा के हाथ में ही है, राजा के साथ। तो हम देखेंगे कि इस तरीके से शासन व्यवस्था में जो राजा जिसको चाहेगा उसी को न्याय मिलेगा, या राजा को जो सही लगेगा वही न्याय करेगा या वही न्याय माना जाएगा, बाकी और किसी को हम नहीं कहेंगे कि वो न्याय है। तो ये एक बड़ी कमी थी। जो मॉडर्न जजमेंट है इसमें हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो न्याय की कल्पना है वो ज्यादा विस्तृत है पुराने जमाने के तरीकों से। हम ये नहीं कह सकते हैं इसमें कि माँ सीता कहीं जाकर किसी के पास अपील कर सकती हैं। राजा वही है, न्यायपालिका भी वही है। राम के पास जाके अपील करने के भगवान राम ने ही उनको कहा है कि आप चली जाइए, तो इनके पास अपील करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये बड़ी इसमें जो कमी थी ये हो गया। तो अगर हम इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर बातें जो होती हैं हमको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना है, पहले क्या होता था कैसे था उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं, अगर आज हम समझें तो हम देखेंगे कि जो आज की अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या आज के जो शासन करने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मैं राम राज्य ला दूंगा, तो राम राज्य लाने की सबसे पहली शर्त ही यही है कि आप राम जैसे बनो। पहले जो राम के जैसे बनेगा वही राम राज्य ला पाएगा। और वर्तमान समय में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि हम राम राज्य लाएंगे, तो वो इनडायरेक्ट ये भी कह रही है कि वो सत्ता अपने पास रख लेगी, क्योंकि राम राज्य जो था वो वंशानुगत या राजतंत्रीय था। तो हमको क्या कहना चाहिए, उनको जवाब क्या जो भी हो, अगर ऐसे ही बात करें तो उनको हमको क्या जवाब देना चाहिए? सबसे पहला जवाब यही कि राम राज्य न लाइए, हमको राम राज्य की जरूरत नहीं है, बस जो राम जैसे शासन व्यवस्था है उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और आम लोगों की बात भी सुनिए। आम लोगों की बात सही है या नहीं ये ना करिए, आम लोगों की बात सुनिए, मानिए या ना मानिए ये काम किसका है? न्यायालय का। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि हम जो कह रहे हैं वही सही है और उसी पे आप न्याय दे दें। तो राम राज्य की जो बेहतरीन कमियां थी या कुछ
जो ऐसा था जिनको आज अगर लागू किया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा सबसे पहले कि जो राम राज्य है वो पूर्णतया आज अगर लागू होगा तो वो गणतंत्र जो है उससे इसमें न्याय के जो चांस है वो ज्यादा हैं, और जो राम राज्य है इसमें वही न्याय पाएगा जिसको राजा चाहेगा। अगर राजा ने माँ सीता को कह दिया कि आप वनवास जाइए तो ये अपील नहीं कर सकती कहीं। लेकिन अगर हम न्यायपालिका में बात कर दें तो आज के समय में न्यायपालिका है, स्त्रियों को या किसी भी लोग को जिनको लगे कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है वो यहाँ जा सकते हैं। ये एक बड़ा उदाहरण है आज के समय की व्यवस्था को लेकर और पुराने समय की व्यवस्था को लेकर। और हम लोग देखते हैं अब कुछ बात रामायण पे हो ही रही है तो समझें, क्योंकि बार बार बात होती है कि जो रामायण ग्रंथ है इसको कहा जाता है कि ये काल्पनिक है कि ऐतिहासिक है। हम इस पे जाएंगे ही नहीं कि काल्पनिक है कि ऐतिहासिक है। मैं ये कहता हूं कि रामायण में जो कैरेक्टर हैं, इसमें जो लोग हैं, चाहे राम हो गए, चाहे सीता हो गए, चाहे लक्ष्मण हो गए, चाहे भरत हो गए, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, जो भी कैरेक्टर है, आप अपने आप को उसी कैरेक्टर के अनुसार बिठा लीजिए। अगर आपको भाई बनना है तो आप राम के लक्ष्मण की तरह बन जाइए। अगर आपको पति बनना है तो राम और सीता की तरह बन जाइए। अगर आपको पुत्र बनना है तो दशरथ की तरह बन जाइए, दशरथ और राम की तरह बन जाइए। कि मैं जितनी भी चीजें हैं वो अपने पिता का कहना मानूंगा, अपने भाई के साथ लेकर चलूंगा, अपनी पत्नी को साथ लेकर चलूंगा, अपनी माँ का कहना मानूंगा। लड़ाई ही नहीं होगी कभी किसी के भी घर में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रामायण है, अगर हम इसको काल्पनिक और ऐतिहासिक से हटके सिर्फ ये मान ले कि समाज को बेहतर ढंग से चलाने वाला ग्रंथ है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये सबसे बढ़िया बात है। अगर मेरा पूरा समाज किसी एक ऐसी पवित्र किताब से अच्छे से चल सकता है जिसकी वजह से पूरा समाज आदर्शवाद समाज हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाएगी। तो रामायण को अगर आपको नहीं मन है पढ़ने का, या आपके धर्म के विपरीत है, वो आपके धर्म में नहीं पढ़ा जाता है, तब भी आप रामायण से सिर्फ उस आदर्शवादी चीज को निकाल लीजिए और अपने भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, माता का पिता के, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सबके प्रति जो कर्तव्य है वो उसका अच्छे से उसमें बताया गया है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम या पूरा समाज चलाया जाना चाहिए। तो ये चीज ऐसी है जिसको हम लोगों को रामायण से सीख लेनी चाहिए। हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव प्रचार में होने वाली चीजों से बहकना नहीं है और इन चीजों को ध्यान से समझना है। ये एक बात थी जो मैं कई दिनों से आप लोगों से करना चाह रहा था और किसी कारणवश बार बार ये चीजें छूट रही थी। हम लोगों का जो दूसरा बड़ा टॉपिक है अभी आ रहा है वो है मनुस्मृति। ये प्रासंगिक है या नहीं है आज के समय में, और ये आज भी जरूरी क्यों है? क्योंकि समाज को चलाने के लिए आज भी इसमें से कई चीजें ली गई हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। तब तक के